अच्छा, हेडेक की बात करेंगे कि किस तरीके से हेडेक के पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए इन रियल लाइफ और इन इन एनी ऑस्की एग्ज़ाम। कोई भी पेन का पेशेंट आए, नॉट ओनली हेडेक, कोई भी पेन का पेशेंट आए, कहीं का भी पेन हो, तो आप पहले क्या करते हैं? उसको एवेलुएट करते हैं आप पेन को, कि पेन कैसा है, कहाँ है, कब शुरू हुआ है, क्या सिवियरिटी का है, ठीक है? जिसके मुख्तलिफ नमूने पेश लोगों ने बनाए हुए हैं, कोई कहता है PQRST, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो डिफरेंट हैं। जो मुझे मेरा अपना बनाया हुआ है, जो मुझे पसंद है, स्पेशली फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर उस सीरीज़ में जाएँगे तो एक फ़्लो आपका रहेगा। क्वेश्चन वही हैं सारे जो सब सब पूछते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसमें एटलीस्ट मैं कंफर्टेबल रहता हूँ कि कुछ मिस नहीं होता। Okay, so whenever you have a patient with any pain, first thing you can ask, like, he's comfortable enough to give the XP or no. So if the patient is comfortable, then proceed further. If he's not, then try to make him comfortable. And then you start with the questions. Okay, so the first question is site of headache. कहाँ है? अगर headache है, पूरे head में किस तरफ है? साइड में है, पीछे है, पूरे सर में है, किधर है? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइट। सेकंड, ऑनसेट, व्हेन डिड इट स्टार्ट, कब शुरू हुआ? अब 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, कब शुरू हुआ? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेटिंग? सेटिंग के अंदर मैं इसको कहता हूँ, यू वांट टू आस्क, इज इट ग्रेजुअल और इज इट लाइक सडन? तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग व्हेन इट स्टार्टेड, आप क्या कर रहे थे जो ये स्टार्ट हुआ? हो सकता है वो कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि वो कोई लाउड जगह के पे गया हो जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड हो या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स हो, उसकी वजह से उसका हेडेक स्टार्ट हो गया। तो ये सेटिंग इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से इसी से आपको सवाल पूछना है कोर्स का। So from the time it started up till now, is it getting worse or is it improving? तो जब से ये शुरू हुआ है अब तक ये, इसमें क्या तब्दीली आई है? Has it changed? From the time it started up till now, has it changed by any ways? तो यहाँ पे आपको कोर्स पता लग जाएगा कि सडनली हुआ, ग्रेजुअली हुआ, क्या उसमें वजह हो सकती है स्टार्ट होने की। उसके बाद आप पूछ लें उसकी क्वालिटी, हाउ इट फील लाइक। Does it feel like a pulsating headache? Does it feel like a throbbing headache? What type of? So, पेशेंट से आप पूछें किस तरह का दर्द है, आपको कैसे महसूस हो रहा है, ठीक है? Then you can ask about the radiation. Does it shoot to anywhere else? So does it go to anywhere else? कहीं और तो नहीं हो रहा आपके दर्द, ठीक है? आपकी आँखों में, आपके दांतों में, कान में, गर्दन में, कहीं और तो नहीं है साथ में दर्द, ठीक है? Then you ask about the severity on a scale of 1 to 10. If 1 is the minimum and 10 is the maximum where you want to put this pain, आप इस दर्द की शिद्दत को स्केल 1 से 10 के ऊपर कहाँ रखेंगे? कितना दर्द है आपको? तो आपको यहाँ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सीवियरिटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू आस्क अबाउट द aggravating or relieving factor. Anything that make your pain better or anything that makes your pain worse. ठीक है, ये पूछ लेना है आपने। उसके बाद आपको पूछना है associated symptoms. Anything associated with this pain. For example, any nausea, any vomiting, any photophobia, any phonophobia, any drowsiness, anything. ठीक है, जो भी एसोसिएटेड सिम्टम्स बनते हैं वो आपने पूछ लेना। तो अगर नेमोनिक बनाए तो ये मेरा जो है वो है SOS CQRS AA SOS, साइट, ऑनसेट, सेटिंग। और जो दूसरा एस है उसके साथ में छोटा सा G
और एस लिख लेता हूँ कि ग्रेजुअल था या सडन था। फिर उसके बाद मेरा सी कोर्स, क्यू क्वालिटी, आर रेडिएशन, एस सीवियरिटी, एंड देन ए। फर्स्ट ए इज़ एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर एंड सेकेंड ए इज़ एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो ये आपकी इनिशियल एवेलुएशन ऑफ पेन हो गई, वो कोई भी पेन हो, वो हेडेक हो, वो चेस्ट पेन हो, वो कहीं का भी पेन हो, आपने उसको पहले इनिशियल इन क्वेश्चन के साथ एवेलुएट कर लिया। नाउ जब आप इस स्टेज पे पहुंच गए, जब आपने एसोसिएटेड सिम्टम पूछ लिए, अब आपने ये देखना है कि इस हिस्ट्री से जो आपने ली, आप किसी डायग्नोसिस पे पहुंच सके कि नहीं पहुंच सके। अब अपने आप से सवाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए, ओके भाई ये हेडेक कहाँ पे है? उसने बोला मेरे राइट साइड पे है। कब शुरू हुआ था? कोई मुझे 10 घंटे पहले शुरू हुआ था। क्या कर रहे थे? ओ मैं तो टीवी देख रहा था जो शुरू हो गया। अच्छा, जब से शुरू हुआ है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ चेंज हुआ है? ये थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, किस तरह का पेन है? पल्सेटिंग पेन है? कहीं रेडिएट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा जी। अच्छा, सीवियरिटी क्या है? स्केल 7 पे है। और कोई चीज़ इसको बढ़ाती है? हाँ, आवाज़, शोर, लाइट, इससे बढ़ रहा है। कोई एसोसिएटेड सिम्टम है, मुझे वो वॉमिटिंग, नोज़िया हुई है। अब इस हिस्ट्री से आप कहाँ पहुँचे? इस हिस्ट्री से आपको डायग्नोसिस दे दी है माइग्रेन की, तकरीबन हर चीज़ माइग्रेन की आपको दे दी उसने। तो अब आपने क्या करना है? इफ़ यू रीच द डायग्नोसिस देन जस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस। कैसे कंफर्म करेंगे? माइग्रेन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरा फुलफ़िल करे कि पहली एपिसोड है, पहले ऐसे तो नहीं हुआ, 5 एपिसोड चाहिए होती है माइग्रेन को डायग्नोसिस करने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, पहले कभी तो नहीं हुआ, पहले जो हुए थे वो कैसे थे अटैक, तो वो एवेलुएट कर लिया आपने। तो आपने क्या किया? कंफर्म कर लिया अपना डायग्नोसिस। उसके बाद क्या करेंगे? रिस्क फैक्टर मालूम करेंगे। क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं? कौन से ऐसे कोई ऐसी तब्दीली लाइफ में तो नहीं आई कि इसके अटैक अगर ज़्यादा होने लगे तो उसकी वजह से ज़्यादा होने लगे? तो सारे रिस्क फैक्टर पूछेंगे। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इस स्टेशन के अंदर काउंसलिंग भी करनी है तो यू कैन काउंसल ऑन द रिस्क फैक्टर्स कि देखिए जी, आपकी ये जो है जॉब जो है इसकी वजह से हो सकता है आपको ज़्यादा हेडेक हो रहे, या जो भी वजह है, आपने जो है ये टीवी देख रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है, ये साउंड जो है ये ज़्यादा आप इसमें नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में जा रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में है क्या, चल क्या रहा है पीछे। अगर आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर ये सब कुछ नहीं पूछा तो आप उसको काउंसिल कैसे करेंगे? सो अप्रोच क्या है? अप्रोच एवेलुएट द पेन, जैसे भी दिल चाहे आपका कर ले। SOS बेस्ट ये है जो मैंने मेरे नज़दीक बेस्ट ये है, SOS CQRS AA। यू फाइंड द डायग्नोसिस और यू डिडंट फाइंड द डायग्नोसिस। इफ़ यू फाइंड द डायग्नोसिस, कंफर्म इट एंड गो फॉर द रिस्क फैक्टर्स। जो आपकी हिस्ट्री का पैटर्न है वो फिर मैं कभी किसी दूसरे लेक्चर में दे दूँगा। वो जो हिस्ट्री का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए हिस्ट्री को। ठीक है, तो इसके आगे जाके आप इसकी पास हिस्ट्री, इसके अंदर कोई पास हिस्ट्री में आप क्या पूछना चाहेंगे? कोई सिमिलर एपिसोड पहले तो नहीं हुई। इसकी रीसेंट हेल्थ पूछेंगे कैसी थी, कोई लॉन्ग टर्म इलनेस तो नहीं है, कोई दवाई, कोई मेडिकेशन, कोई एलर्जीज़, कोई हॉस्पिटल स्टे, कोई सर्जरीज़ और फैमिली हिस्ट्री। फिर आप इसकी पर्सनल हिस्ट्री में पूछ लेंगे स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, स्ट्रेस, फिज़िकल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल ड्रग्स, और आखिर में आप इसकी ऑक्यूपेशन, ट्रैवल, लिविंग कंडीशन। आजकल ट्रैवल इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ है कि कोविड जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ और हेडेक के साथ भी प्रेजेंट करता है। एनीवेज, तो पहली बात जो पहली मैंने आपको बात बताई कि आपने एवेलुएट किया पेन को। एवेलुएशन के बाद आपको पता लग गया कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। आपने क्या किया? उसको कंफर्म किया। जो बातें रह गई थी वो आपने पूछ ली। वंस यू कंफर्म द डायग्नोसिस देन गो फॉर द रिस्क फैक्टर। हाउ यू फाइंड द रिस्क फैक्टर? फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री, फ्रॉम द पर्सनल हिस्ट्री, फ्रॉम द सोशल हिस्ट्री, एंड देन इफ़ यू हैव टू काउंसल यू कैन काउंसल। समझ आई? ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपने इनिशियल एवेलुएशन करी पेन की, आपने SOS CQRS AA पूछा और आपको डायग्नोसिस नहीं मिली।
आप अभी तक क्लियर नहीं है कि इसको क्या है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी डिफरेंशियल के पास जाना है। अब आपकी हेडेक की डिफरेंशियल्स जो हो सकती है उनकी तरफ जाना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडेक की बात करूं, अगर मैं सर से ही शुरू करूं, आप हमेशा जो भी ऑर्गन हो उसी की पहले डिजीज़ सोचेंगे। अगर हेडेक है तो ब्रेन के अंदर तो कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हेडेक करा सकती हैं। हेडेक को आप दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जिसमें कोई कॉज नहीं है, हेडेक होती है, और सेकेंडरी हेडेक किसी कॉज की वजह से होती है। तो प्राइमरी हेडेक्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, टेंशन हेडेक, माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक, ये तीन आ जाते हैं प्राइमरी हेडेक के अंदर। और सेकेंडरी हेडेक में आपके जितनी भी कॉजेज़ हैं, कोई ट्यूमर हो गए, कोई इन्फेक्शंस हो गए, कोई वेस्कुलाइटिस हो गए, इसके अलावा कोई सबरेक्नोइड हैमरेज हो गया, या कोई ईयर के प्रॉब्लम इन्फेक्शंस, या ईयर के इश्यूज़, या टीथ के इश्यूज़, या नोज़ के इश्यूज़, या आई के इश्यूज़, ग्लूकोमा वगैरह, वो सब सेकेंडरी कॉजेज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ऑर्गन। जिस ऑर्गन का मसला हेडेक है तो पहले हेड की कॉजेज़ देख ले। अच्छा, तो रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के साइन क्या हो सकते हैं, फ्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जो हेडेक्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वो सुबह ज़्यादा हो जाते हैं, सुपाइन लेटी पोजीशन में ज़्यादा होते हैं, कोई वैल्सल मैनूवर वगैरह करे तो उससे बढ़ जाते हैं। आई के साइन में उसमें ब्लड विजन मिल सकती है, एग्जामिनेशन पे पैपुलर वगैरह मिल सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, सबरेक्नोइड हेडेक की अगर बात करें तो थंडर क्लैप, बहुत ही शदीद, द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, बहुत शदीद हेडेक्स होते हैं। इसी तरह आर्टीरियल डायसेक्शंस के जो हेडेक है वो भी इसी तरह बिल्कुल सबरेक्नोइड एवरेज की तरह बहुत ज़्यादा शदीद हेडेक होते हैं। इन्फेक्शंस हेडेक दे सकते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह, फीवर मिलेगा आपको, फीवर चेल्स, ये नेक रिजिडिटी, ठीक है, कन्फ्यूजन्स, आपकी जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, ठीक है, आपको रैशेस हो सकते हैं, पेशेंट जो है उसको प्रोन टू इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो सकते हैं, या आईवी ड्रग एब्यूज़र हो सकते हैं, या मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल समवन विद द ईयर इन्फेक्शन कैन कॉम्प्लिकेटेड टू द मेनिंजाइटिस, ठीक है। अच्छा, तो ये इन्फेक्शंस जो है आपको पहले मैं ब्रेन की कॉजेज़ को देख लें अपने सवालों के ज़रिए कि वो निकल रही है कि नहीं निकल रही। इसके अलावा क्या हेडेक देता है, वेस्कुलाइटिस, जैसे टेम्पोरल आर्थराइटिस है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, ओल्ड एजेस में होता है, मोर देन 50 ईयर ओल्ड होते हैं ये लोग। इनको क्या होते हैं, जो क्लाउडिकेशन होती है, इनको यूजुअली इनको भी जो पल्सेटाइल हेडेक होते हैं, और एक नस होती है जिसमें ये कह रहे होते हैं कि इस तरफ ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और साथ में आई के साइन मिलते हैं इसके अंदर, अगर मिले तो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रीट करना होता है, वरना ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं, कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, कुछ हो रही है, उस तरफ वीकनेस हो गई, समझ आती है बात। तो आपने ये पहले ब्रेन के कॉजेज देख लिए, ठीक है। अगर नहीं उससे भी निकलता, आई आ जाए, आई के साइन देख लें, कोई ब्लरी विजन है, कोई हेलोज है, कोई रेडनेस है, कोई डिस्चार्ज है। अच्छा, नोज़ को देख लें, कोई स्टिफी नोज़ है, कोई रनिंग नोज़ है, कोई साइनोसाइटिस है, कुछ है ऐसा, कोई ये साइनस की जगह पे दर्द है। ईयर को देख लें, कोई डिस्चार्ज है, कोई फीवर है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, दांतों को देख लें, टीथ को देख लें, कोई इन्फेक्शन है, कोई डेंटल कैरीज, कोई डेंटिस्ट के साथ रिव्यू चला है, ये आपका टिम्पैनोमेस्टॉइड जॉइंट है, इसकी कोई मेल फंक्शनिंग है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने मुख्तलिफ कॉजेज़ हेडेक की, बाज़ औक़ात हाइपोग्लाइसीमिया हेडेक देता है, बाज़ औक़ात एनीमिया के साथ भी हेडेक्स होते हैं, लेकिन ये खैर आपको ऑस्की के एग्ज़ाम में ये इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन क्लिनिकली अगर आप देखें तो हाइपोग्लाइसीमिया, आप भूखे हैं तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है। एनीवेज़, बाज़ औक़ात हाइपरटेंशन हेडेक देता है, मैनी पेशेंट दे प्रेजेंट विद द हेडेक एंड यू फाइंड आउट दे हैव हाइपरटेंशन, ठीक है। तो समझ आती है बात। तो आपने क्या करना है, एक आपको डायग्नोसिस तक पहुंचना है। पहली बात, आपने एवेलुएट किया, इनिशियल एवेलुएशन से आपको डायग्नोसिस मिल गई, आपने कंफर्म किया, आपने रिस्क फैक्टर ले लिया। नहीं मिली डायग्नोसिस इनिशियल एवेलुएशन से, आपने क्या किया, डिफरेंशियल को रूल आउट करना शुरू किया। डिफरेंशियल को कहाँ से शुरू किया, मेन ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन, नियर बाय ऑर्गन, देन डिस्टेंट ऑर्गन,
ठीक है, पहले आपने देख लिया कि ये जो इसके सराउंडिंग ऑर्गन है इनमें से किसी का कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और वंस यू रीच द डायग्नोसिस कंफर्म द डायग्नोसिस, वंस यू कंफर्म द डायग्नोसिस गो फॉर द रिस्क फैक्टर। ठीक है, समझ आती है बात। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट को हेडेक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक क्या होती है? आप सबको हेडेक हुए होंगे, हर एक को हेडेक होता है ज़िंदगी में। ज़्यादातर क्यों होते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? टेंशन हेडेक। ठीक है, तो टेंशन हेडेक है तो क्या टेंशन हेडेक की क्या ख़ास बात होती है कि 30 मिनट टू 7 डेज़ तक हो सकता है, 30 मिनट मिनिमम और 7 डेज़ मैक्सिमम। यूजुअली फ्रंट ऑक्सीपिटल, ये आगे कनपट्टियों को पीछे की तरफ दर्द हो रहा होता है, बैंड लाइक सेंसेशन, जैसे कि किसी ने सर पे कोई बेल्ट बांध दी है, भारीपन महसूस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से वो पेन आपको महसूस होता है। अच्छा, कोई एसोसिएटेड साइन इसके साथ यूजुअली नहीं होते, और आपको यहाँ पे जब रिस्क फैक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस को पूछना ज़रूरी होगा। स्ट्रेस, इसके अलावा उसकी ऑक्यूपेशन को भी पूछना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पोस्चर अगर सही तरह से बैठे नहीं, गर्दन को सही तरह से नहीं रखे, तो उसकी वजह से भी टेंशन हेडेक्स होते हैं। तो अगर अपना पोस्चर वो ठीक करेगा तो उसका हेडेक ठीक होने लगेंगे। तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिस्क फैक्टर एंड इन द काउंसलिंग पार्ट काउंसल ऑन दोस रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है? माइग्रेन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 4 बातें होती है। पहली बात क्या है? 4 to 72 आवर्स का पेन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन 4 में से कोई 2 बातें होना चाहिए, जो यूनिलेटरल हो, पल्सेटिंग नेचर का पेन हो, और मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का हो, और रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर हेडेक जो है वो एग्रीवेट बाय द रूटीन फिजिकल एक्टिविटी। तो इन 4 में से कोई 2 बातें मिल रही हो तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरी बात क्या है? हेडेक के अंदर कम से कम एक कोई एसोसिएटेड सिम्टम इन 4 में से कोई एक मिलना चाहिए। नोज़िया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, इन 4 में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट चौथी बात ये है, एटलीस्ट 5 अटैक हुए हों जो इस क्राइटेरिया पे, जो मैंने पिछले 3 पॉइंट बताए, इन पे पूरे उतरते हों। ठीक है, और ये तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, ये क्या होता है, ये ऑरा के साथ एसोसिएटेड होता है कि पेन से पहले आपको कुछ साइन और सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, समझ आती है बात? तो आपको ये माइग्रेन, अगर माइग्रेन के आप हिस्ट्री में अगर PQ, ये जो आपने आप शुरू में हिस्ट्री लिया, SOS, CQ, RST आपने पूछा, उसके बाद आपको लगा क्या? उसके बाद आपको लगा कि ये माइग्रेन है, तो आपने क्या किया? आपने माइग्रेन को कंफर्म कर लिया अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से। अच्छा भाई, क्या नेचर आपको पता लग चुकी, ड्यूरेशन आपको पता लग चुका, नेचर आपको पता लग जाएगी कि वो पल्सेटिंग है, यूनिलेटरल है कि नहीं है, आपको पता लग चुका। आपको पता लग जाए सिवियरिटी क्या है, आपको पता लग चुका कि वो एग्रीवेट फिजिकल एक्टिविटीज़ से, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर पूछ लिए उससे। उसके बाद क्या पूछ चुके हैं आप? एसोसिएटेड सिम्टम पूछ चुके हैं आपने। उसके अंदर आपने अलग से नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया को पूछ लिया है आपने, जो हमने अप्रोच दी है उसके अंदर। तो शुरू की इनिशियल एवेल्युएशन में आप ये सब कुछ पूछते हुए आए हैं। समझ आ रही है बात? वो आपको डायग्नोसिस माइग्रेन की इनिशियल आपका SOS, CQ, RS, AA के अंदर मिल चुकी है। ठीक है, फिर आप जब पास हिस्ट्री पे जाएंगे, हाउ वॉज इट द फर्स्ट टाइम, कि पहली मरतबा हुआ है, पहले भी कभी हुआ है, अच्छा कितनी बार हुआ है, अच्छा वैसे आपकी हेल्थ कैसी रहती है, कोई दवाई तो नहीं ले रहे, अच्छा कोई हॉस्पिटल स्टे तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में कोई माइग्रेन है कि नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है लाइफ के अंदर, जॉब क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पूछ लिया आपने। रिस्क फैक्टर जो भी आपके वो आपने निकाल दिया। तो ये माइग्रेन का हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्लस्टर हेडेक किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर में आते हैं, मिनिमम 15 मिनट का, मैक्सिमम 3 आवर्स का, 15 to 180 मिनट्स का, ये क्लस्टर हेडेक होता है। कि हेडेक का ड्यूरेशन ये होता है, लेकिन आते क्या है क्लस्टर में, बहुत सारा होता है। मतलब ये दर्द हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर थोड़ी देर बाद हो गया, फिर थोड़ी देर बाद हो गया, फिर कल हो गया, फिर कल 3 बार हुआ, परसों 4 बार हुआ। तो ये सारे क्लस्टर में आते हैं। और ये क्या होते हैं? ये भी मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होते हैं। और ये जो क्लस्टर हेडेक होता है, ये एक क्लस्टर जो है वो कई हफ्तों या कई महीनों चलता है। मतलब 2 महीने ऐसे दर्द होते रहे, हर दूसरे दिन, हर रोज़ ऐसे दर्द होता था। कोई 10 अटैक होते थे हफ्ते में,
और फिर ये कोई 6 हफ्ते रहा और फिर ठीक हो गया और फिर ये आगे जाके 6 हफ्ते, तो इसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। समझ आती है बात? ये भी अक्सर क्या होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, और अक्सर ये क्या होते हैं, रिट्रो ऑर्बिटल होते हैं, या आँख के पीछे की तरफ, आँख की तरफ ये दर्द महसूस हो रहे होते हैं, काफ़ी सीवियर दर्द होते हैं ये भी। ठीक है, ये भी प्राइमरी कॉज है हेडेक की। अच्छा, इसकी अगर एसोसिएटेड सिम्टम की बात करें तो इसमें कंजक्टिवल इन्फेक्शन, लैक्रिमेशन, नेज़ल कंजेशन, रैनोरिया, स्वेटिंग और टोसिस और आईलिड एडिमा वगैरह जो आई के साइन है वो सारे कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, एग्रीवेटिंग, इसमें क्या चीज़ एग्रीवेट करती है, स्मेल, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये कहाँ से निकले आपके, ये आपके पर्सनल हिस्ट्री से मिले, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है, स्मेल, एलर्जी से स्मेल फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको समझ आए कि हिस्ट्री का पूरा लेना, किस तरीके से एक एक चीज़ को कवर करना क्यों इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अगेन एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आपको हेडेक का पेशेंट अगर मिलता है तो आपने बहुत मतलब आप क्या करते हैं, आप जस्ट यू आर रनिंग फॉर द रेड फ्लैग्स, बस रेड फ्लैग्स मिल जाए, रेड फ्लैग को रूल आउट कर दूँ, जो अच्छी बात है, करना चाहिए रेड फ्लैग को रूल आउट, एक दो क्वेश्चन करके आपको अपनी जान छुड़ाना चाहिए वहाँ से एग्ज़ाम के लिए। लेकिन एक बात बताओ, एक पेशेंट माइग्रेन का पेशेंट है, टिपिकल माइग्रेन की हिस्ट्री दे रहा है, तो क्या बहुत ज़रूरी है उससे ब्रेन ट्यूमर का पूछना? या एक टेंशन हेडेक का पेशेंट है, बोल रहा है मुझे कल से दर्द हो रहा है, आप बोलोगे अच्छा मैं ज़रा ट्यूमर तो देख लूँ ज़रा? लॉजिकल नहीं है। ज़्यादा लॉजिकल क्या है कि आप उसको कंफर्म करें कि ये हाँ ये यही है और फिर उसके रिस्क फैक्टर लें, सही है। लेकिन आपको अगर लगता है रेड फ्लैग के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल है, तो आप 2 सवाल पूछ लें उससे, इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर के जो मैंने आपको बताया, उनमें से 1-2 सवाल पूछ लें। लेकिन अगर वो ट्यूमर का पेशेंट है तो आपको PQR, ये जो आपका SOS, CQRS, AA के अंदर आपको पता लग चुका होगा कि वो पेशेंट किस तरफ लेके जा रहा है। आपको कम से कम आपको डायग्नोसिस नहीं तो एक आइडिया ज़रूर मिल चुका होगा। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है उस तरफ है तो आप उस तरफ चले जाओ। समझ आती है बात? अच्छा, ये बात हो गई जी। अब आप हमने बात कर ली हिस्ट्री कैसे, अच्छा हिस्ट्री कैसे लेंगे, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ये हमने बात कर ली। एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करें तो एग्ज़ामिनेशन यूजुअली हेडेक के पेशेंट की आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग केस के तौर पे हेडेक आया हुआ तो आप एग्ज़ामिनेशन में, जब भी एग्ज़ामिनेशन शुरू करेंगे यू स्टार्ट विद द वाइटल। ठीक है, वाइटल से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करना है, जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन करना है। ठीक है, क्या देखना है जनरल फिजिकल एग्ज़ामिनेशन में, क्या देखना है, रैशेस मेनली इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एनीमिया भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ENT की एग्जामिनेशन ज़्यादा रेलिवेंट बनती है, आई की, ईयर की, नोज़ की, थ्रोट की, ये एग्जामिनेशन, नेक रिजिडिटी। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है फिर, और आपने जो स्पेशल टेस्ट करना है उसमें कर्निंग एंड ब्रोजेंस की साइंस को देख लेना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है हेडेक के पेशेंट के अंदर, डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री किधर लेके जा रही है। मे बी मोस्टली यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, लेकिन आपकी हिस्ट्री अगर किसी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की तरफ लेके जा रही है तो आपको इमेजिंग की तरफ भी जाना पड़ता है। अगर आपकी हिस्ट्री जिस तरफ आपको लेके जा रही है, इन्फेक्शन की तरफ लेके जा रही है या कहीं नहीं लेके जा रही, आपको इन्फेक्शन को रूल आउट करना है, तो आप क्या करा सकते हैं, CBC क्यों करा सकते हैं, इन्फेक्शंस के लिए, एनीमिया के लिए। ठीक है, आप PTINR करा सकते हैं, क्यों, वेस्कुलर कॉजेज़ को देखने के लिए। आप ESR देख सकते हैं, क्यों, टेम्पोरल आर्थराइटिस के लिए, ओल्ड एज पेशेंट के अंदर होता है। ठीक है, और अगर विजन है उसमें, पहले भी मैंने बोला अगर उसमें विजुअल साइंस आ रहे हैं, कोई डिक्रीज विजन वगैरह आ रही है, तो आपने स्टेरॉइड देना होता है, इंतज़ार नहीं करना होता, वरना पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ESRC रिएक्टिव प्रोटीन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या करा सकते हैं, इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसके अंदर आप क्या करा सकते हैं, LFTs करा सकते हैं, CBC यूरिनरी प्रोटीन्स चेक कर सकते हैं, ये क्रिएटिनिन चेक कर सकते हैं, क्यों, एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया के लिए। ठीक है, वहाँ पे
हाइपरटेंशन विद इन प्रेगनेंसी विद प्रोटीन यूरिया, वो हेडेक देती है आपको। ठीक है, ABGs करा सकते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया। अब डिपेंड करता है, ABGs एक टेंशन हेडेक के पेशेंट का तो नहीं कराएंगे ना। तो पेशेंट किस तरह से है, हेडेक इंकेफ्लाइटिस हेडेक के साथ भी आ सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं, हेडेक हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉजेज़, डिपेंड करता है तो पेशेंट क्या है। तो ये अगर आपका लॉन्ग केस है और उसके हिसाब से आपने जब हिस्ट्री लेनी है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करनी है, तो ये टेस्ट हो सकते हैं। इमेजिंग के अंदर CT स्कैन, MRI, ये सब हो सकता है, डिपेंड करता है। और अगर टेम्पोरल आर्थराइटिस का पेशेंट है तो आपको क्या करना पड़ता है, बायोप्सी लेनी पड़ती है, तो ये भी हो सकता है। LPO मेनिंजाइटिस के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, टोनोमीट्री कर सकते हैं ग्लूकोमा के लिए। ठीक है जी, तो डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट क्या है, उसमें क्या है, रेड फ्लैग्स हैं नहीं हैं। रेड फ्लैग्स क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के साइन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के साइन। तो उस हिसाब से आपने फिर ट्रीटमेंट के अगर बात करें तो ट्रीटमेंट को कैसे करना है, ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कॉज के ऊपर, क्या कॉज है। फॉर एग्जांपल अगर टेंशन हेडेक है तो क्या करना है, उसको एसिटामिनोफेन दे देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसेड दे देना है, मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं अगर उसके ये मसल्स की कोई इशू है नेक के अंदर। ठीक है, मसाज, हीट, ये सारी चीज़ें आपने उसको दे सकते हैं आप, और उसको काउंसलिंग कर देंगे स्ट्रेस के ऊपर, अगर कोई ट्रिगर है तो उसके ऊपर, और उसको रिलैक्सेशन टेक्निक के ऊपर काउंसलिंग कर सकते हैं। और अगर डिप्रेशन के साथ हेडेक है तो उसको एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन डिप्रेशन के साथ हेडेक, तो डिप्रेशन की हिस्ट्री हमने अब किसी बिल्कुल बात नहीं करी है कहीं से, लेकिन वो डिप्रेशन की हिस्ट्री अगर आ रही हो, आपने ली हो, तो फिर वो उसमें आप एंटी डिप्रेशन, उसकी पूरी एक अलग हिस्ट्री है, उसकी बाद में कभी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन में एनसेड दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन, एनसेड, ट्रिप्टेंस। ठीक है, बाकी न्यूरोलैप्टिक भी दे सकते हैं माइग्रेन के अंदर, मैक्सिरैन और स्टिमिटल वगैरह। क्या वो काउंसलिंग क्या करनी है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, बालों का कैफ़ीन जो है वो माइग्रेन को एक्टिवेट करती है, कैफ़ीन को कम करना है। ठीक है, तो ये भी आप पर्सनल हिस्ट्री से आपने ली होगी तो पता लगेगा। स्लीप पैटर्न को देखना उसका। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री से। ईटिंग हैबिट, हाउ इज़ योर डाइट, व्हाट अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, अल्कोहल, एक्सरसाइज। ठीक है, और बाकी इसमें आप प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं, जिसमें प्रोपेनोल या TCA या बोटॉक्स या टोपिरामेट वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, क्लस्टर हेडेक कैसे ट्रीट होता है, ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन, इसके अलावा ट्रिप्टैन और आर्गोटामीन वगैरह दे सकते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस में इसकी काउंसलिंग के अंदर पहले क्या करना है, अल्कोहल से रोकना है, इसको एग्रीवेटिंग फैक्टर है। और प्रोफाइलैक्सिस में वीरापामिल या टोपिरामेट या लिथियम वगैरह दी जा सकती है। समझ आती बात की कि आप हेडेक के पेशेंट को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।